गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हमने कल लेसन नंबर 11 शुरू किया था। इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया था, इसका नाम आपके था रेस्पिरेशन, श्वसन। दैनिक जीवन में और हमारी परीक्षा से महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, तो इसकी हम बात करेंगे। इसके आगे बात करेंगे। हमने साइट ऑफ रेस्पिरेशंस की बात कर ली थी कि जो श्वसन की क्रिया के लिए पादपों का जो मुख्य अंग होता है, कोशिकांग होता है, उसकी हमने बात कर ली थी। कौन था वो? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ली। साथ में मैंने आपको इसका एक वीडियो का और लिंक भी दिया है, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो बेल लगी हुई है उसको प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। अब बात करते हैं, आज आगे बात करते हैं ऑक्सी श्वसन की क्रिया विधि की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशंस। ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि। ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कि ऑक्सी श्वसन हमने किसको कहा था कि कार्बनिक यौगिक है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में टूट जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में टूट जाता है और विभिन्न ऊर्जा जो है वो मुक्त करता है। ठीक है, इसकी हमने बात की थी। अब देखिए, ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि या कोई भी श्वसन हो, चाहे ऑक्सी हो चाहे अनॉक्सी हो, उसमें मुख्य कार्य जो है वो श्वसनाधार का होता है। किसका होता है? श्वसनाधार का। सबस्ट्रेट जो होते हैं उनका होता है, क्रियाधार आप इनको बोल सकते हो, इनका होता है। तो यहाँ पे जो क्रियाधार है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। प्राथमिक क्रियाधार कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। प्राथमिक क्रियाधार कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो प्राथमिक जो होता है वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट अगर अनुपस्थित है तो इसकी अनुपस्थिति में जो प्रोटीन और वसा हैं वो काम आते हैं। वो किसका काम करते हैं? श्वसनाधार का काम करते हैं। कौन कौन? प्रोटीन और वसा जो है वो श्वसनाधार का काम करते हैं, लेकिन प्राथमिक जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। हम श्वसन की क्रियाविधि में अगर बात करते हैं तो सबको पता है ग्लूकोज का जो एक अणु होता है, ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो विघटित होकर दो अणु पाइरुवी कमल के बनाता है। किसके? दो अणु पाइरुवी कमल के बनाते हैं। ये क्रिया जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। किस में होती है? साइटोप्लाज्म या कोशिका धर्म में संपन्न होती है। इसके बाद में ये जो क्रिया है ग्लूकोज का जो विघटित होकर पाइरुवी कमल में बदलना, कोशिका धर्म में संपन्न होना, ये क्रिया चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनॉक्सी श्वसन हो, सभी में संपन्न होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तब तो ऑक्सी श्वसन बोलेंगे। अब पाइरुवी कमल है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में H2O प्लस CO2 में बदल जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र में संपन्न होती है। लेकिन अगर O2 अनुपस्थित है तो क्या होगा? ये जो क्रिया है वो क्रियाविधि की, ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि की बात कर रहे थे, तो ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि को मुख्य 3 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट चरण जो है वो होगा ग्लाइकोलिसिस चक्कर। ग्लाइकोलिसिस बोल सकते हो या इसको बोला जाता है EMP पथ इसको बोला जाता है। दूसरी जो रहेगी वो रहेगी क्रेब्स चक्कर। कौन सा जो इंपॉर्टेंट है? क्रेब्स चक्कर। कौन सा चक्कर? क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर जो है इसको बोला जाता है TCA अर्थात ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर जो है, तीसरा चरण जो है उसकी अगर हम बात, पहला हो गया ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स चक्कर,
तीसरा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसको शॉर्ट में ETS बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, 3 चक्र हैं। सबसे पहले हम बात करें, अब हम लोग बात करते हैं 1 नंबर। 1 नंबर क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। 1 नंबर क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसकी बात करते हैं। उसके बाद में क्रेब्स चक्र की बात करेंगे। उसके बाद में हम जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है उसकी बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस को आपको मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, AMP पथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? AMP पथ भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। AMP पथ भी इसको बोला जाता है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस जो शब्द है, ये जो ग्लाइकोलिसिस जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो गया ग्लाइकोज, एक तो हो गया ग्लाइकोज, और एक हो गया लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज, या फिर हम शर्करा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शर्करा कह सकते हैं। और लाइसिस का मतलब आपको पता ही है, विश्लेषण, या फिर घुलना, या फिर टूटना, ये अर्थ इसके लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका ग्लाइकोलाइसिस का जो शाब्दिक अर्थ है वो बच्चों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शर्करा का विघटन। क्या हो जाएगा? शर्करा का विघटन। अर्थात जब हम एक अणु ग्लूकोज का लेंगे, एक अणु ग्लूकोज का 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज C6H12O6 का लेंगे तो वो अपने अणुओं में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? अपने अणुओं में टूट जाएगा। ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है, ये एक जटिल रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया होती है। जटिल जैव रासायनिक क्रिया ये होती हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस क्रिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 10 चरणों में ये पूर्ण होती हैं। 10 क्रमबद्ध चरणों के अंदर ये पूर्ण होती हैं। कितने के अंदर? 10 क्रमबद्ध चरणों के अंदर ये क्रिया जो है वो पूर्ण होती है। इसीलिए ये एक जटिल प्रक्रिया है। अगर इसके विभिन्न चरणों की खोजों की बात करें, हम डिस्कवरी की बात करें, अर्थात कि ग्लाइकोलाइसिस के जो चरण हैं, 10 क्रमबद्ध चरणों की जो हम बात करेंगे, उनकी खोज किसने की थी? तो 3 जर्मन वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? 3 जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1930 के अंदर की थी। कब की थी? 1930 में की थी। वो 3 जर्मन वैज्ञानिक कौन से थे? अगर हम उनकी बात करते हैं तो एक तो था एबडन, दूसरा था मेयरहोफ, पूरा नाम अगर बात करें तो ओटो मेयरहोफ, और तीसरा था पार्सन, अर्थात जे पार्सन भी इनको बोला जाता है। पार्नस। ठीक है, 1930 के अंदर जर्मनी के रहने वाले 3 वैज्ञानिक थे, एबडन, मेयरहोफ और पार्नस। तीनों वैज्ञानिकों ने ग्लाइकोलाइसिस के जो है विस्तार से वर्णन किया था। तो बच्चों, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये आपको बता देता हूँ, ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर है, ये कोशिका के कोशिका दरों में साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होता है। किसके अंदर? कोशिका दरों में संपन्न होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें संपन्न होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंदर नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें किसी प्रकार के ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। अब अगर हम बात करें कि
ग्लाइकोलाइसिस जो है इसकी परिभाषा क्या होगी। उससे पहले आपको बता देता हूँ, ये ऑक्सीशोषण हो, अभी बता चुका हूँ आपको थोड़ी देर पहले, चाहे ऑक्सीशोषण हो चाहे अनऑक्सीशोषण हो, दोनों शोषण की क्रिया के अंदर ये प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। अभी अभी आपको जस्ट बताया मैंने बोर्ड के ऊपर कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है ये ऑक्सी हो चाहे अनऑक्सी हो, दोनों के अंदर संपन्न होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की बात कर लेते हैं कि परिभाषा क्या होगी। तो देखिए बच्चों, डेफिनेशन की बात करते हैं कि परिभाषा क्या होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाना है, परिभाषा आप अपने आप याद रख लोगे कि ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पाइरुविक अम्ल में विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करना। ग्लूकोज के एक अणु का, कितने अणु का, एक अणु का जैव रासायनिक अभिक्रिया के क्रमबद्ध रूप से किस में परिवर्तित होना, पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदलना। कितने अणुओं में बदलना, 2 अणुओं में बदलना और ऊर्जा मुक्त करना। और क्या करना, ऊर्जा मुक्त करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता। ध्यान देना यहाँ पे, ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में तथा विघटित होना तथा ऊर्जा मुक्त करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। सीधी परिभाषा यही है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित ग्लूकोज का विघटित होकर पाइरुविक अम्ल में बदलना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो। इसके अलावा ग्लूकोज अगर बात करें तो फ्रक्टोज 1,5 डाइफास्फेट का पाइरुविक अम्ल CH3COCOH के 2 अणुओं में परिवर्तित होना और साथ में ऊर्जा मुक्त करना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब हम ग्लाइकोलाइसिस के जो विभिन्न 10 जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं उनकी बात करने वाले हैं। उनको 3 पदों के अंदर विभाजित किया गया है। कितने पदों के अंदर, 3 पदों के अंदर विभाजित किया गया है। तीनों पदों की हम यहीं पर बात कर लेंगे इसी पेज के ऊपर कि 3 वो पद कौन से हैं। पहला पद है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, ध्यान देना, पहला है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। दूसरा जो चरण आएगा उस चरण का नाम है फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज। जो ऊपर ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण हुआ, अब फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज जो है, फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज का फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणुओं में टूटना। कितने अणुओं में टूटना, 2 अणुओं में टूटना। और तीसरा जो बच्चों है वो है पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण। कितने अणुओं का, 2 अणुओं का निर्माण होना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गए 3। देखो मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं बता रहा इन बातों को कि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा समय लगता है और हम जब कॉपी के अंदर इसको या सीधा पेज पे कर रहे हैं तो इसका कम समय लगेगा, जल्द ही आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेन बातें थी आपको वो मैंने पहले बता दी, इसके बाद हम आज ये बातें कर रहे हैं। जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करने की मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द ये आपका जो चैप्टर है पूरा हो। हम 4थी यूनिट में जल्द से जल्द प्रवेश करें। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा जल्दी करवाएं, पूरा सिलेबस आपको करवाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा सिलेबस जो है वो करेंगे। किसी भी समस्या हो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन आप लोग जो वीडियो है उसको पूरा देखो। वीडियो को जितना आप अधिक देखोगे उतना ही आपके लिए ये मत देखो नेट जा रहा है या मैं कोई और काम कर रहा हूँ मेरा नेट ख़त्म हो जाए, ये मत देखो। अगर 1500 रुपये और भी लगा लोगे नेट के तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वीडियो जो है वो आपको पूरा देखना है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। किसके,
ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। सबसे पहले इसी की हम लोग बात करेंगे। तो इस क्रिया में होता क्या है ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण में, कि ग्लूकोज जो ये प्रथम चरण है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु का, एक एटीपी अणु का उपयोग करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। आप लोग यहाँ ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने दूसरा पेज ले लिया, इसमें हम साथ साथ बनाते जाएंगे। जो भी ये है इसको पूरा चक्कर जो है उसको हम बनाते जाएंगे। देखें, सबसे पहले इस ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण है, इसमें क्या होगा? सबसे पहले ये होगा कि ग्लूकोज का एक अणु, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लूकोज और 6 कार्बन युक्त है ये। इसका अगर आप सूत्र भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये एटीपी, एक एटीपी अणु के, किसके? एक एटीपी अणु के और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और एक एटीपी अणु की उपस्थिति में ये बदल जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है, जो 6 कार्बन परमाणु युक्त होता है। किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 कार्बन परमाणु युक्त में बदल जाता है। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो बना है ये आइसोमेरेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? फास्फेट आइसोमेरेज की उपस्थिति में। देखिए ये बना, अब ये परिवर्तित हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये इसमें बदल जाएगा। इसमें बदलने के बाद में अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ये पुनः एक एटीपी अणु लेकर, क्या लेकर? पुनः एक एटीपी अणु ग्रहण करके मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में एक एटीपी अणु ग्रहण करके ये बदल जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में बदल जाता है, जिसके लिए एंजाइम होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद में जो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बना है ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 2 प्रकार के अणु बनाता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के अणुओं का निर्माण करता है। देखिए एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति, मैं पहले से बता दूं, ये मैं आपको नोट्स में नहीं डालूंगा, सीधा डालूंगा, आपको यही याद रखना है। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 प्रकार के अणुओं में टूटता है। एक तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा जो होता है वह है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो 6 अणु युक्त 6 कार्बन परमाणु था, 3 कार्बन परमाणु इधर, 3 कार्बन परमाणु इधर। इस प्रकार से 2 में ये टूट जाता है, जो आपस में अगर हम बात करें तो अदला बदली आसानी से कर सकते हैं आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब ये दोनों मिलकर, अगर हम बात करें, ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं 1,3
डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, जो 3 कार्बन परमाणु युक्त होती है और इसके 2 अणुओं का निर्माण होता है। ये 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में और साथ में एटीपी के 2 अणु ग्रहण करके NADH2 के 2 अणु ग्रहण करके ये बदल जाते हैं 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल। यहाँ पर ध्यान देना, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाते हैं, जिसके भी 2 अणु प्राप्त होते हैं। इसके कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु प्राप्त होते हैं, जिसे हम 3PGAL भी बोलते हैं। फास्फोग्लिसरिक अम्ल भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं आगे। ये 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये डाई फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये काइनेज एंजाइम, कौन सा काइनेज एंजाइम? डाई फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, और 2 ATP अणुओं की उपस्थिति में ये बदल जाता है 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल PGA में, ठीक है ना, PGA में बदल जाता है। उसके बाद में 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण, तो 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदलेगा, और ये 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किस एंजाइम की उपस्थिति में? इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो लास्ट में पाइरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 अणुओं का निर्माण करता है, और वो होता है पाइरुविक अम्ल, अर्थात CH3COCOH में बदल जाता है। तो इस प्रकार से 3 क्रिया हुई। सबसे पहली क्रिया थी ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण हुआ। ये क्या था? ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण था, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण था। उसके बाद में ये अगर हम बात करें 2 अणुओं में टूटा, ये था जो फास्फोरित ग्लूकोज का फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणुओं में टूटना, ये दूसरी कंडीशन थी। इसके बाद में जो ये पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का विखंडन हुआ, ये 2 अणु बने पाइरुविक अम्ल के रूप में, ये तीसरी कंडीशन थी। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर कंडीशन जो है वो बनी। तो इस प्रकार से ये जो है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर जो है वो पूर्ण होता है। आपको मैं सिर्फ इसके नोट्स के अंदर ये चक्कर डालूंगा जो आपकी किताब में दिया हुआ है, वो आपको सेम टू सेम अपनी कॉपी में उतारना है, और उसके आधार पर ही आपको लिखना है कि ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम ATP अणुओं के साथ की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फास्फेट में बदलता है, जो फास्फो आइसोमेरेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6-फास्फेट में बदलता है, जो वापस ATP के अणु को ATP के अणु को ग्रहण करके फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट में बदलता है। ये क्रिया जो है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण कहलाती है। इसके बाद में फास्फोकृत ग्लूकोज का जो है जो क्या होगा, 2 अणु फास्फोग्लिसराइड के 2 अणुओं में बदलेगा, एक तो 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और एक डाईहाइड्रोक्सी एसिटिन फास्फोट में बदलेगा, जो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में उत्क्रमणीय अभिक्रिया आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर
फिर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। अब पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का विखंडन होना शुरू होता है, जिससे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में और 2 NADH2 अणुओं के उपस्थिति में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, जो काइनेज फास्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 ATP अणुओं को ग्रहण करके 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं। ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं। ये इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल बनाते हैं, जो पाइरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 अणु पाइरुविक अम्ल में बदल जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पाइरुविक अम्ल के 2 अणु जो थे वो प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस का सार देखते हैं कि इससे क्या निकलता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो सार था वो क्या निकला, ठीक है ना। समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज के विखंडन से 3 कार्बन युक्त पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। कि ये ग्लूकोज था जो 6 कार्बन परमाणु युक्त था, जो टूटकर 3 कार्बन परमाणु युक्त CH3COCOH 1 2 3 कार्बन परमाणु युक्त पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है। तो एक बात तो ये निकल कर आई यहाँ पे। दूसरी बात अगर बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में 4 अणु ATP का निर्माण सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण से होता है, जिससे 2 अणु खर्च हो जाते हैं और अतः शुद्ध लाभ 2 ATP अणु को होता है। सीधी सी बात है, 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। कितने? 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। 3 नंबर बात करते हैं तो इसमें 2 NADPH जो है 2 NADH+2 से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का 3 ATP अर्थात कुल 6 ATP अणुओं का निर्माण अलग से होता है इसके अंदर। 4 नंबर अगर हम लोग बात करते हैं कि 4 नंबर, तो 4 नंबर जो है इस अभिक्रिया में न तो O2 का उपयोग होता है और न ही CO2 का निर्माण होता है। नहीं O2 का निर्माण और नहीं कहीं पर CO2 का निर्माण हुआ। ठीक है। 5 नंबर सार की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस के कुछ मध्यवर्ती यौगिक अन्य संश्लेषी क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कैटाबोलिक रीसिंथेसिस या ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म भी कहते हैं, जैसे PGAL ग्लिसरॉयलेशन में काम भी लिया जाता है। ये क्या था? ये था आपका ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद में हम जो कल बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पाइरुविक अम्ल जो CH3COCOH जो बना है उसके भविष्य की बात जो है हम करेंगे, या फिर अभी जो है हम उसके भविष्य की बात जो है वो कर लेते हैं। पाइरुविक अम्ल का भविष्य, फेट ऑफ पाइरुविक एसिड। फेट ऑफ पाइरुविक एसिड, फेट ऑफ पाइरुविक एसिड। पाइरुविक अम्ल की भविष्यता की बात करते हैं तो पाइरुविक अम्ल जो है वो ENP परिपथ का अंतिम उत्पाद था। लास्ट प्रोडक्ट जो है अभी हमें प्राप्त हुआ था, किसमें? ग्लाइकोलाइसिस पथ के अंदर हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है। ये O2 की उपलब्धता अथवा O2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर पाइरुविक अम्ल का 4 विभिन्न परिपथों के अनुसार इसका विघटन होता है। O2 की उपस्थिति और प्रेजेंट और O2 की अनुपस्थिति 4 प्रकार से इसका होता है। देखिए कैसे, CH3COCOH ये मान लीजिए पाइरुविक अम्ल है। पाइरुविक अम्ल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसको ऑक्सीजन मिलता है, क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, तो ये क्रेब्स चक्कर, क्या क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करेगा और CO2 प्लस H2O और साथ में ऊर्जा मुक्त करेगा। 1 नंबर बात ये हो गई। पहली बात क्या हुई? CH3COCOH पाइरुविक अम्ल जो बना है
ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद के रूप में। अगर वो क्या होगा, वो अगर प्राप्त होगा, ऑक्सीजन इसको अगर मिल जाएगा तो ये क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेगा और CO2 H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। दूसरी बात करते हैं, अगर O2 इसको नहीं मिली, ये तो प्रेजेंट, और O2 इसको नहीं मिली एब्सेंट में, तो इसमें ये किण्वन क्रिया करेगा। आगे बात करेंगे, किण्वन क्रिया करेगा। कौन सी क्रिया करेगा? किण्वन क्रिया करेगा, जिससे एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है और साथ में CO2 बनेगा और ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, 2 नंबर बात ये हो गई। या एल्कोहल की जगह लैक्टिक अम्ल बन सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा जो है वो बन सकती है। या ऑक्सीजन मिला तो क्रेब्स चक्कर से CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बन गई, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो किण्वन क्रिया द्वारा एल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन एल्कोहल की जगह लैक्टिक अम्ल भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, 3 नंबर बात ये हो गई। 4 नंबर अगर हम बात करें, 4 नंबर ये सीधे तौर पर एमिनो अम्ल और एमिनो अम्ल से जो एमिनो अम्ल का संश्लेषण कर सकता है और उससे ये एलेनिन जो है उसका निर्माण कर सकता है। तो ये इसकी आगे की प्रोसेस होती है, पाइरुविक अम्ल के आगे की प्रोसेस ये रहती है। ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए, फेट ऑफ पाइरुविक एसिड की ये क्रियाविधि आपको आनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब पाइरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण कैसे होता है? क्या पाइरुविक अम्ल का जो है वायवीय ऑक्सीकरण कैसे होता है? पाइरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण, पाइरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण जो है वो कैसे होता है? तो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले पाइरुविक अम्ल के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने पर श्वसन का जो है दूसरा चरण प्रवेश होता है। जैसे ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो पाइरुविक एसिड बना साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर बना? साइटोप्लाज्म के अंदर बना। उसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। किस में प्रवेश करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद में जो सेकंड स्टेप है, रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप है, वो शुरू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री या मैट्रिक्स में पाइरुविक अम्ल का एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक कार्बन CH3COOH में से एक कार्बन परमाणु जो है वो CO2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। किसके रूप में? CO2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया को अगर हम बात करें तो ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ठीक है, ये इसको कहा जाता है कि इस पाइरुविक अम्ल के एक कार्बन का CO2 के रूप में ऑक्सीकृत होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसका पाइरुविक अम्ल जो है पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है ना, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3COOH के 2 अणु थे, ठीक है, ये +2 कोएंजाइम A की उपस्थिति में, और अब पाइरुविक ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पहले ऑक्सीकरण होता है, वह बाद में कोएंजाइम A से संयुक्त होकर, किससे? कोएंजाइम A से संयुक्त होकर, कोएंजाइम A से संयुक्त होकर क्या करता है? संयुक्त होकर कोएंजाइम A एसिटिल का निर्माण करता है। कोएंजाइम A का निर्माण करता है और साथ में CO2 बनती है। साथ में क्या बनती है? CO2 बनती है। अभिक्रिया में 5 सहकारक आवश्यक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देख लीजिए आप। एक तो कोएंजाइम A, एक NAD+, एक Mg2+, और साथ में लिपोइक अम्ल La लिपोइक एसिड, और थाइमिन पाइरोफॉस्फेट TPP
जिसे बोला जाता है थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP। ये इसके अंदर आवश्यक होते हैं, कोफैक्टर्स काम आते हैं। एसिटिल को एंजाइम ए के निर्माण की अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र को जोड़ने का कार्य करती है। ये जो एसिटिल को एंजाइम ए की क्रिया है ये जोड़ने का कार्य करती है। इसके लिए इसको योजक अभिक्रिया या प्रवेश अभिक्रिया कहा जाता है। योजक अभिक्रिया या क्या बोला जाता है, गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन इसको बोला जाता है। पायरुविक अम्ल के एसिटिल को एंजाइम ए में रूपांतरण को हम इस अभिक्रिया द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के ऑक्सीकरण से 2 अणु एसिटिल को एंजाइम ए व 2 अणु NADH2 के बनते हैं। इन NADH2 के 2 अणुओं से 6 ATP अणुओं का निर्माण होता है। कितने? 6 ATP अणुओं का निर्माण होता है। किससे? NADH2 के 2 अणुओं से। कितने अणुओं से? 2 अणुओं से। और ATP कितनी बनती है? सीधी ATP कितनी बनती है ग्लाइकोलाइसिस में? 4 बनती है, लेकिन 2 काम में ली जाती है और 2 ही शेष बचती है शुद्ध रूप से। तो इस प्रकार से हमने आज ग्लाइकोलाइसिस चक्कर की संपूर्ण बात कर ली। इसके बाद में कल हम क्रेब्स चक्कर और जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है उनकी बात करेंगे। और उसके बाद में हमारा 3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर जो है वो पूरा